Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सब्जेक्ट क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सही है। यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर 11। और एक यूनिट नंबर 11 क्या है? इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे आज जी? इसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ population, sample and probability। सही है। यूनिट नंबर 11 क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन की पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है एंड प्रोबेबिलिटीज क्या है। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट यूनिट था जो अधूरा रह गया था, आईवी जो मेडिकेशन है उसके डोज कैलकुलेशन को। सही है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है और प्रोबेबिलिटीज क्या है, और इसको हम नर्सिंग में क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है। सही है। सो एनीवन हु नोज अबाउट द पॉपुलेशन, डिफिनीशन की पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन क्या है जी? द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जी। तो सैंपल फिर क्या है? अगर आप कहते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड पॉपुलेशन, तो फिर सैंपल क्या है? सैंपल में ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होते जी। आप लोग तो ये नेम्स बार बार सुनते हैं ना, पॉपुलेशन को कम करना है, पॉपुलेशन को ज्यादा करना है। आप लोग फैमिली प्लानिंग करते हो ना, या पढ़ाते हो या पढ़ते हो या करते हो, क्यों? ताकि पॉपुलेशन को क्या करें, कंट्रोल करें। तो पॉपुलेशन है क्या? सिंपली यू कैन डिफाइन कि पॉपुलेशन इज द एंटायर सेट, या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल, ऑब्जेक्ट और मेजरमेंट, लेकिन क्या डेट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है। मतलब ये एक कंप्लीट सेट है, इंडिविजुअल्स की भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट की भी हो सकते हैं, ये मेजरमेंट की भी हो सकते हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रखते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल, सेट ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि 2-3। इसमें अगर 50 स्टूडेंट्स है इस क्लास में, तो ये 50 स्टूडेंट्स क्या है, इस क्लास के पॉपुलेशन है। सही है। इसी तरह अगर हम नर्सेस की बात करें पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में जितने भी नर्सेस है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन है, क्योंकि हम कंप्लीट या एंटायर सेट की बात कर रहे हैं। अगर हम डायबिटीज पेशेंट की बात करें कि टाइप 2 डायबिटीज के साथ हमारे पास जितने भी पेशेंट है एनकेपी में, तो ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। अगर हम दिर लोअर में या दिर अपर में अगर हम बात करें कि इसमें टोटल कितने इंडिविजुअल्स है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन है। केपी में टोटल कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन है। हाउस होल्ड की अगर हम बात करें दीर के, तो ये क्या है, पॉपुलेशन है। समझ में आ रही है ना? पॉपुलेशन में जितनी भी, देख इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है ना, दे हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सबकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, पर्पस सेम होंगे। सही है। तो ये क्या है कि द एंटायर सेट या कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल, आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की डिफिनीशन क्या है, कि दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट्स या मेजरमेंट।
that share common characteristics. ठीक है, यहां तक क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी कि ऑल रजिस्टर्ड नर्सेस है, nurses and KP, सही है। all type 2 डायबिटिक्स पेशेंट है, all students of semester सेकंड, सही है। तो ये मुख्तलिफ, ये आपके पास जितने भी है, ये आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम बात करेंगे सैंपल को, ये सैंपल क्या है, सही है। पॉपुलेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट है सैंपल। ये लफ्ज अब बहुत ज्यादा यूज करते हैं सैंपल, और नर्सिंग में तो बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते हैं। जब आप लोग टेस्ट करवाते हैं किसी पेशेंट के, तो हम क्या कहते हैं, उसके ब्लड सैंपल भेज दें, सही है, उसकी यूरिन सैंपल भेज दें। आप इवन जब कोई चीज खरीदते हैं और घर लेकर आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके एक सैंपल को घर लेकर आते हैं ना, ठीक है। तो इवन कि आप चावल भी खरीदते हैं, तो पहले कहते हैं मुझे उसका सैंपल दे दें ताकि हम टेस्ट कर लें, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, सही है। तो सैंपल का मतलब यह है कि दिस इज द सब सेट या सब यूनिट ऑफ इंडिविजुअल। देखिए इसमें क्या है कि कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल है, दिस इज द सबसेट ऑफ इंडिविजुअल है, बट विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। सो यू कैन से द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि सैंपल इज द सबसेट of individuals selected, कहां से ये हम सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम पॉपुलेशन। क्यों करते हैं? फॉर रिसर्च पर्पज, सही है, रिसर्च पर्पज के लिए हम करते हैं। तो इस तरह, जिस तरह हमने कहा ना कि ऑल रजिस्टर नर्स इन केपी, आप सैंपल क्या होंगे, आप उसमें से 1000 नर्सेज लेते हैं या उसमें से 2000 नर्सेज लेते हैं। हमने कहा ना कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है, पॉपुलेशन है। अब मैं इस क्लास के वेट को मालूम करना चाह रहा हूं, तो इसमें से मैं सैंपल लूंगा, 5, 10, 15 जितने भी है सैंपल लूंगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू विल डिटरमाइन द सैंपल साइज, कि सैंपल साइज आपके पास कितने होने चाहिए, सही है। तो सैंपल क्या है कि दिस इज द सबसेट ऑफ द इंडिविजुअल है जो हम सेलेक्ट करते हैं। सिंपल यू कैन से दिस इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, सही है। रिसर्च पर्पस के लिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से। लेकिन एक बात याद रखिए कि सैंपल मस्ट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल क्या होगी, पॉपुलेशन की गुड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। किस तरह? क्योंकि आगे हम इस सैंपल की बेस पे डिसीजन लेते हैं कि मतलब ये पॉपुलेशन में जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं, तो फिर उसको हम उस पॉपुलेशन के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं। किस तरह होंगे, किस तरह होंगे जी? अगर आप सेटिस्फेक्शन लेवल मालूम करना चाहते हैं ना, किसी भी नर्सेस के सेटिस्फेक्शन लेवल मालूम करना चाहते हैं, आपके पास जो हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। तो अगर आपने सही दोनों को मालूम करना है, तो हमने दोनों से लेने हैं, पब्लिक से भी आप ले ले और प्राइवेट से भी आप ले ले, क्योंकि दोनों को तो सेम चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे ना। पब्लिक को कुछ और चैलेंजेस होंगे और प्राइवेट को कुछ अलग चैलेंजेस होंगे। लेकिन अगर आप किसी एक हॉस्पिटल से लेते हैं और दोनों पे इंप्लीमेंट करते हैं, सो इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके कुछ इशू और चैलेंजेस जो होंगे वो अलग होंगे और प्राइवेट के अलग होंगे, सही है। इसी तरह अगर आप स्टडीज करना चाह रहे हैं फ्रॉम कोई भी
अगर टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप करना चाह रहे हैं कि मतलब जो यंग हमारे पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी के बारे में उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है। तो अगर आप सिर्फ अर्बन एरिया से डेटा कलेक्ट करोगे और रूरल से नहीं करोगे, या रूरल से करोगे अर्बन से नहीं करोगे, तो फिर क्या ये गुड रिप्रेजेंटेटिव होंगे? नहीं होंगे ना। फॉर एग्जांपल अगर गांव देहात की हम बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज की इतनी यूज नहीं है, लेकिन अगर आप सिटीज की बात करें तो वहां पे टेक्नोलॉजी की ज्यादा यूज है। ठीक है, तो जो सिटीज में लोग रहते हैं उसके पास ज्यादा नॉलेज होंगे एज कम्पेयर टू जो देहात में लोग रहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ देहात से आप डेटा लोगे और फिर आप सिटीज पे इंप्लीमेंट करोगे तो इट विल नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रही है ना? तो सिंपल हमेशा गुड रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो सिंपल का मतलब क्या है कि ये सबसेट है ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम सिंपल को क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन को क्यों यूज नहीं करते? फॉर एग्जांपल ये क्लास है ना, तो इस क्लास पे अगर मैं कोई भी स्टडी करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर इस क्लास में मैं एवरेज वेट मालूम करना चाह रहा हूँ कि इस क्लास की एवरेज वेट क्या है, तो मैं सब क्लास के जो स्टूडेंट्स है उसकी वेट क्यों नहीं कर रहा कि पहले मैं उससे सैंपल लूंगा और फिर सैंपल की मैं वेट करूंगा और फिर उस वेट को मैं पॉपुलेशन के साथ फिर मैं उसको वो करूंगा कि मतलब इतने हमारे पास पॉपुलेशन की वेट है। क्यों यूज करते हैं हम सैंपल इंस्टेड ऑफ द पॉपुलेशन? क्यों? व्हाई? पॉपुलेशन और सैंपल तो समझ में आ गए ना। देख, जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपके पास पॉपुलेशन क्या है? ब्लड पॉपुलेशन है ना। और उससे जो आप 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml आप बेचते हैं लेबोरेटरी, तो वो क्या है? सैंपल है। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं करते कि 5 to 6 लीटर ब्लड आप निकाल देते हैं और बेच देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। तो इसको कहते हैं सैंपल। इवन कि आप कपड़े भी खरीद कर घर आते हैं तो सारा जो शॉप है उसको लेकर आते हैं, या उसमें से 1 या 2 या 3 सूट उसमें से लेकर आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सैंपल। तो हम सैंपल को क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन? डायरेक्टली हम पॉपुलेशन को क्यों यूज नहीं करते जी? नहीं, रिसर्च के लिए तो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि रिसर्च के लिए तो आप पॉपुलेशन सबसे पहले यू विल सेलेक्ट योर टारगेट पॉपुलेशन। जब भी आप रिसर्च करोगे, रिसर्च में सबसे पहले आप अपने टारगेट पॉपुलेशन को आप सेलेक्ट करोगे कि व्हाट विल बी माय पॉपुलेशन। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन हेल्थ केयर वर्कर है, आपकी पॉपुलेशन प्रेग्नेंट वुमेन है, आपकी पॉपुलेशन स्टूडेंट्स है, आपकी पॉपुलेशन टीचर है, क्या है, मेल है, फीमेल है, कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यू विल सेलेक्ट द पॉपुलेशन। फिर इस पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं और इस सैंपल के ऊपर फिर सारी स्टडीज हम उसके ऊपर कंडक्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम डायरेक्टली पॉपुलेशन को क्यों नहीं लेते कि हम पहले सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और फिर सैंपल के ऊपर हम स्टडीज करते हैं और फिर उसको हम पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो डायरेक्टली आप उसको यूज क्यों नहीं करते? व्हाई यू आर टेकिंग सैंपलिंग? सैंपलिंग आप क्यों लेते हैं? आसानी के लिए। किस तरह? पॉपुलेशन को हम सारे कवर नहीं कर सकते। यस, देख, इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपलिंग भी आप उसको कह सकते हैं, एंड व्हाई वी आर यूजिंग टू सैंपलिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? सही है। देख, सबसे पहले जिस तरह आपने कहा कि टाइम एफिशिएंसी, टाइम, देख सबसे पहले क्या है? टाइम एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम एफिशिएंसी किस तरह? अगर पाकिस्तान में जितनी भी डायबिटीज पेशेंट है और मैं सबसे डेटा कलेक्ट करना चाहूं, या अगर मैं नर्सिस के सेटिस्फेक्शन लेवल मालूम करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी नर्सिस है, जो रजिस्टर्ड नर्सिस है, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तो आपके ख्याल में कितने टाइम पे मैं ये डाटा कलेक्ट कर सकूंगा? इसमें तो सालों साल लगेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ दिर में होंगे, कोई पेशावर में, कोई कराची में, कोई इस्लामाबाद में, कोई जो है बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों पे होंगे, वहां पे मुझे जाना होगा, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करोगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इतने टाइम तो है नहीं। अगर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूं तो अगर कोविड-19 के ऊपर उस टाइम कोई रिसर्च कर रहा था तो उसकी वैल्यू थी, सब उसको देख भी थे, उसका फायदा भी था। आजकल अगर कोई कोविड-19 के ऊपर रिसर्च करेगा तो उसके इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो पुरानी कहानी थी, खत्म हो गई है।
तो अगर किसी ने इतनी स्टडी स्टार्ट की है कि वहां से अभी तक उसकी स्टडी चलते आ रही है, तो उसका क्या बेनिफिट है? सही है। तो टाइम कंज्यूमिंग पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप स्टडी करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर सैंपल को लोगे तो ये टाइम एफिशिएंसी है। टाइम को ये क्या करते हैं, कम टाइम में ये स्टडीज आप कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव। देख, अगर आप सैंपल लोगे ना तो इस पे कम खर्च आएगा, आपकी जो बजट है ना कम खर्च होंगे। किस तरह? अगर जिस तरह मैंने कहा कि अगर मैं सारी जितनी भी नर्सेस है पाकिस्तान में उसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहूँ तो मुझे हर जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज की मुझे ज़रूरत होंगे। तो मैं हर जगह जाने के लिए मेरे पास जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सैंपल ले लूँ पाकिस्तान में से, अगर मैं 1000 नर्सेज ले लूँ, वो 1000 नर्सेज जो मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक जो एक्सेसिबल हों, मैं उसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो मेरा एक्सपेंस क्या आएंगे, बहुत ज़्यादा कम। तो कास्ट इफेक्टिव होंगे। अगर आप पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करोगे तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सही है। थर्ड क्या है, प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या है? देख, पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करना इट्स एम प्रैक्टिकल। जिस तरह हमने डायबिटीज 2 की बात की ना, अब पाकिस्तान में कितने डायबिटीज 2 के पेशेंट होंगे? हर पेशेंट से ब्लड सैंपल लेना और उसके टेस्ट करवाना, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं है ना, हमारे लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं एम प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकलिटी को इंश्योर करने के लिए हम सैंपल ले लेते हैं ताकि हम उस चीज को कर ले। सही है। अगर आप दुनिया में जितने भी पेशेंट है एमआई के, सबसे आप डेटा लेना चाह रहे हैं तो दिस इज प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल है ना। तो प्रैक्टिकलिटी को इंश्योर करने के लिए हम सैंपल ले लेते हैं। और जो 4 इंपॉर्टेंस है, दिस इज एथिक्स। एथिक्स, एथिकल इश्यू आ जाते हैं अगर आप पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं। किस तरह? देख, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यू मेडिसिन है, आप उसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप उसको मतलब उसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसके हार्म भी हो सकते हैं ना, कि उनकी न्यू मेडिसिन है, हो सकता है उसको नुकसान पहुंचा दे। तो अगर आप वो न्यू मेडिसिन या एक्सपेरिमेंट आपके पास जितनी भी पॉपुलेशन है सबके ऊपर करोगे, तो क्या ये एथिकल है? क्योंकि एथिक्स में तो ये कहते हैं कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, हार्म को आप कम से कम रखना है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो आप इंक्रीज कर रहे हो। अगर आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसमें से अगर आपके सैंपल साइज है 100, अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर उसकी कोई साइड इफेक्ट हो या कोई हार्म हो, तो कितने लोगों को करेंगे? 100 लोगों को ना। लेकिन इसके बजाय अगर आप 1 लाख लोगों के ऊपर करेंगे तो ज्यादा नुकसान किसका होगा, 1 लाख का या 100? 1 लाख। तो इससे बचाने के लिए आप क्या करते हो, सैंपल लेते हो ताकि एथिकल इशू ना हो। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? जी ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि हमने तो सैंपलिंग की बात की कि हम सैंपल को लेंगे और सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन किस तरह हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे? मेथड, ठीक है, मेथड क्या होंगे, किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं ये क्लास है और इसकी वेट मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं 1 2 3 4 5 जिस 5 स्टूडेंट्स की मैं वेट कर देता हूँ, ठीक है, और एंड पे मैं फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। हो सकता है इसकी एवरेज वेट मेरे पास आ जाएंगी 60, और मैं कहूँगा कि इस क्लास में जितनी भी स्टूडेंट्स हैं सबकी वेट 60 है। लेकिन इस क्लास में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल माशाल्लाह ये है, इसी तरह पीछे भी काफ़ी लोग हैं जिसके अगर मैं कर लो तो वो 80 प्लस आ जाएंगे। सही है। तो आप किस तरह मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ? या फॉर एग्जांपल इस क्लास में मुझे इस क्लास के मतलब IQ लेवल मालूम करना है, या मुझे मालूम करना है कि इस क्लास में ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं या जो आप लोगों के दूसरे सेमेस्टर हैं, ठीक है। इस क्लास में 2 सेमेस्टर है ना, 3rd और 2nd, मैं दोनों में से कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सी क्लास में ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं अपनी मर्जी से 2nd सेमेस्टर से जो टॉपर है, जिस तरह असलम है, हाफिजुर रहमान है, इन लोगों को सेलेक्ट करूँ, और 3rd सेमेस्टर में मैं उन लोगों को सेलेक्ट करूँ जो NP है, और दोनों को मैं कंपेयर करूँ, तो आपके ख्याल में किसके ज़्यादा रिजल्ट आएंगे? 2nd सेमेस्टर के आएंगे ना। तो क्या ये फेयरनेस है? ये मैंने सही सिलेक्शन की है? नहीं किया है ना।
आप यहां पे एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की रिजल्ट निकलवा सकता हूं, अपनी मर्जी के रिजल्ट मैं निकलवा सकता हूं। पॉपुलेशन से मैं उन लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कोई न्यू मेडिसिन मैंने वो की है, क्या कहते हैं उसको, इजाद की है, ठीक है, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूं कि आया ये जो न्यू मेडिसिन है वो इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। तो मैं उन लोगों को सेलेक्ट करूंगा जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो, यंग लोग हों, हेल्थी हों, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और उसके ऊपर मैं उस मेडिसिन को इम्प्लीमेंट करूं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएंगे, अच्छे आएंगे या बुरा, अच्छे रिजल्ट आएंगे ना। दूसरा मेडिसिन है मैं उन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं जिसकी इम्यूनिटी वीक है, कंप्रोमाइज लोग है, अनहेल्थी है, तो उसके रिजल्ट बेहतर आएंगे या जो हेल्थी है उसकी बेहतर आएंगे, हेल्थी के ना। देखिए सैंपलिंग टेक्निक जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, इसका कांसेप्ट कहां से आया था, जिस तरह मैं कह रहा हूं ना, बाइस की बात हम कर रहे हैं, बाइस मीन जानिबदारी, तरफदारी, ठीक है, किसी एक तरफ झुकाव, इससे बचने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपनी मर्जी की रिजल्ट को निकलवा सकता हूं अगर मैं सैंपलिंग करूं। इसका कांसेप्ट कहां से आया था, ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके कांसेप्ट इसी तरह आया था कि पहले बार जब ये लोग सफर करते थे ना जहाजों में, तो उस टाइम ये समंदरी जहाज हुआ करते थे, तो उसमें जो लोग सफर करते थे अक्सर लोग नौजिया और वोमिटिंग की कंप्लेन करते थे, ठीक है। तो एक एंटी एमेटिक मेडिसिन इजाद हुआ। उस एंटी एमेटिक मेडिसिन जो है, जब उसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया एक जहाज के अंदर, और जब उसको चेक किया गया तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत जबरदस्त था, ऑलमोस्ट नियर टू 100% उसका रिजल्ट था। मतलब जिसको भी वो मेडिसिन दी गई थी उसमें से किसी को नाजिया वोमिटिंग की कंप्लेन उसने नहीं की थी। तो रिजल्ट क्या आया कि बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। लेकिन बाद में जब उसके ऊपर स्टडी की गई तो वो सारे मेडिसिन उन लोगों को दिए गए थे जो जहाज में वर्क करते, काम करते थे, ठीक है। जो लोग ड्राइवर होते हैं या जो लोग गाड़ी में कैलेंडर होते हैं, कभी आपने सुना है कि उसको नाज़िया और वोमिटिंग होते हैं? नहीं होते ना। वो किसको होते हैं? पैसेंजर को, जो मुसाफिर होते हैं, जो सफर करते हैं, उसको होते हैं ना। लेकिन उस जो मेडिसिन था वो पैसेंजर को नहीं दिया गया था, वो उन लोगों को दिया गया था जो ऑलरेडी एम्प्लॉय थे उस जहाज में, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर इतराजात शुरू हो गई कि मतलब ये तो अपनी मर्जी के लोगों को उसने सेलेक्ट किया था, उन लोगों को मेडिसिन दिया गया था जिसने कभी कंप्लेन ही नहीं की थी नाज़िया और वोमिटिंग को, सही है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब भी सैंपल सेलेक्ट करोगे तो किस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लोग इसके ऊपर इतराजात करेंगे, ठीक है। अगर मैंने 2 क्रिकेट टीम बना दी इस क्लास में से, मुझे पता है कि इस क्लास में गुड प्लेयर कौन से है, बेस्ट प्लेयर कौन से है, मैंने उसकी एक अलग टीम बना दी और एक मैंने ऐसा टीम बना दिया जो नहीं खेल सकती, दोनों को मैंने मैच रख दिया, ठीक है। अब जो बेस्ट टीम था उसको मैंने अपना टीम बना दिया, जो वीक था मैंने मैडम को दे दिया। जब मैच के बाद ये मेरे ऊपर इतराज करेंगे कि ये तो इसीलिए आप जीत गए क्योंकि जो अच्छी प्लेयर थे वो तो सारे आप लेकर गए थे, ठीक है। मतलब जब भी रिजल्ट आएंगे ना तो वो रिजल्ट फिर क्या बन जाएगा, कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे ना, कंट्रोवर्शियल आ जाएंगे उसमें। मतलब लोग उसको नहीं मानेंगे, लोग इसके ऊपर इतराजात करेंगे। क्लियर, ऐसा है या नहीं? हमारे मुल्क में इलेक्शन भी होते हैं तो क्यों कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, सब कहते हैं ना कि अपने एम्पायर को खड़ा किया है उसने। तो मतलब यह है कि इस बायस से बचने के लिए आप किस तरह सैंपलिंग करोगे, सही है। तो नाउ वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग। क्या कहते हैं? सैंपलिंग। देख सैंपलिंग है क्या, मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब मेंट एंड में आ जाए या ING आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ प्रोसेस। तो सैंपलिंग मींस अ प्रोसेस। जब प्रोसेस है तो इसमें इसका मतलब क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, ऐसा ही है ना। प्रोसेस में एक स्टेप पे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप। सो सैंपलिंग वो टेक्निक है या वो मेथड है जिसके थ्रू आप सेलेक्ट करते हैं सैंपल को फ्रॉम द पॉपुलेशन। So sampling is a process or method or technique for selection of sample. सही है। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक टेक्निक है फॉर सेलेक्टिंग
ऑफ सैंपल। सही है, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि किस तरह हम कर सकते हैं, कि उनके लोग इतराजात करेंगे। तो इसकी 2 टाइप है। सैंपलिंग की कितने टाइप है? सैंपलिंग की टेक्निक की 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या? सैंपलिंग। और दूसरा क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपलिंग। सही है, ये 2 टाइप है मैन। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सही है, अगर आप लोगों ने ज्यादा डिटेल में इन टॉपिक को पढ़ना है तो आप लोग 6 सेमेस्टर की बायो स्टैटिस्टिक पे जाए। वहाँ पे आप लोगों की जो है पॉपुलेशन, सैंपल और सैंपलिंग टेक्निक, ये एक बहुत बड़ा यूनिट है। वहाँ पे डिटेल से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों की जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करने के लिए शॉर्टली वी विल डिस्कस हियर। सही है, तो देख प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। देख ये जो यूनिट्स है उसमें 3 चीजें है ना, पॉपुलेशन है, सैंपल है एंड प्रोबेबिलिटीज है। तो प्रोबेबिलिटी को आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, उसकी टाइप क्या है, इसकी लॉस क्या है। ठीक है, लेकिन नाउ प्रोबेबिलिटी का मतलब है क्या? वैसे अगर हम इस वर्ड की बात करें, इसकी मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी चांस। ठीक है, लाइकहुड ऑफ इवेंट विल आकर, किसी इवेंट के आकर होने के या हैपनिंग के कोई चांस, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं ना कि बारिश की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि बारिश हो। सही है, तो दिस इज कॉल्ड। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या है कि व्हेन यू विल गिव इक्वल चांस टू एवरी इंडिविजुअल टू बी द पार्ट ऑफ योर स्टडी। आप एक स्टडीज कर रहे हो, जब भी आप स्टडीज करते हो आप 2 ग्रुप बनाओगे ना, एक कंट्रोल ग्रुप और एक जी केस। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, 2 ग्रुप बनाओगे। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आप केस ग्रुप भी कहते हैं, जिसके ऊपर आप मेडिसिन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेडिसिन है, एक इंजेक्शन है, कोई भी इंजेक्शन ले सकते हैं। इंजेक्शन से प्रोक्सोन है, एंटीबायोटिक है। आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये इस एक इन्फेक्शन में, फॉर एग्जांपल नमूनिया में, ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो आप 2 ग्रुप बनाते हैं। 10 पेशेंट एक ग्रुप में रखते हैं, उसको ग्रुप ए कहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, जिसको आप इंजेक्शन से प्रोक्सोन दोगे। दूसरा ग्रुप आप 10 पेशेंट के बनाते हैं, वे दोनों नमूनिया के साथ होंगे, उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, जिसमें आप इंजेक्शन से प्रोक्सोन उसको नहीं देंगे, उसकी जगह आप जो है कोई प्लेसेबो या कुछ और देंगे। फिर एट द एंड आप क्या करते हैं कि दोनों ग्रुपों को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि आया जिसको इंजेक्शन से प्रोक्सोन मिला है वो ज्यादा इफेक्टिव, मतलब ठीक हो गई है, या जिसको नहीं मिल रहा। तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं? आप यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से पेशेंट को मैं ग्रुप ए में रख दूं यानी एक्सपेरिमेंटल में, और कौन सी को मैं कंट्रोल ग्रुप में रख दूं। तो मैं 20 पेशेंट है ना टोटल, तो हर पेशेंट को मैं इक्वल चांस दूंगा कि आया वो एक ग्रुप में ए में सेलेक्ट हो या ग्रुप बी में, सबको इक्वल चांस देना। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी में आप हर एक इंडिविजुअल, मैं एक स्टडी करना चाह रहा हूं, इस क्लास में से मैं 10 लोगों को ले रहा हूं, 10 स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर मैं स्टडी करूंगा। अब ये 10 स्टूडेंट कौन हो सकते हैं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मैं सबको इक्वल चांस दूंगा। इस क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 स्टूडेंट्स को मैं इक्वल चांस दूंगा। उसमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकते हैं, मेल भी सेलेक्ट हो सकते हैं, फीमेल भी सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट हो सकते हैं। सही है, ओपन मेरिट आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप लोग जाते हैं जॉब के लिए तो ओपन मेरिट है और कोटा सिस्टम है। तो ओपन मेरिट क्या है? प्रोबेबिलिटी है, हर एक को इक्वल चांस मिल रहा है। लेकिन कोटा क्या है? प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर एक को इक्वल चांस नहीं मिल रहा। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस आप दे रहे हो, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिल रहा। सही है, किसी को कम चांस मिल रहा है, किसी को ज्यादा चांस मिल रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? इक्वल चांस टू एवरी इंडिविजुअल। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन इक्वल चांस।
सही है, क्लियर। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसके 5 सब टाइप है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। कितने टाइप है? 5 सब टाइप है। पहले क्या है? सैंपल, रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सैंपल रैंडम सैंपलिंग। सैंपल SI वाला, SA वाला, ये सैंपल है। SI सैंपल, सैंपल का क्या मीनिंग है? सादा। तो सैंपल रैंडम सैंपलिंग, इसमें हम क्या करते हैं? हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस देते हैं। देख, प्रोबेबिलिटी में जितने भी टाइप है सब में हम हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस देंगे कि वो सेलेक्ट हो जाए स्टडीज, हमारी स्टडीज के लिए। इसके एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जब भी आप लोगों ने कुरानदाजी कभी देखे हैं? कुरानदाजी ये क्या है? सैंपल रैंडम सैंपलिंग है। कुरानदाजी के थ्रू जो हम करते हैं, हर एक को इक्वल चांस मिलते हैं ना। फॉर एग्जांपल, इस क्लास में जो 50 स्टूडेंट है या 60 स्टूडेंट है, इसकी मैं नेम लिख देता हूं हर एक की। फिर उस नेम को जो है यहाँ पे मैं लेकर आता हूं और किसी एक स्टूडेंट से कहता हूं आप यहाँ पे आए, उसमें से एक एक नेम आप उठा ले। जो फर्स्ट 10 नेम आएंगे उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो उसमें हर एक को इक्वल चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेला है? 3-4 लोग जो आपस में क्रिकेट खेलते थे, क्या करते थे? जमीन पे नंबर लिखते थे, 1 2 3 4, फिर ऐसे लकीरें खींचते थे, फिर उसको हम हाइड करते थे। हम कहते थे कि आप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, एक ने इसको सेलेक्ट किया, तो ये कौन सा नंबर है? 4, ठीक है। तो ये 4 कोई भी आ सकता था, या ये 2 कोई भी आ सकता है, क्लियर। इसको कहते हैं इक्वल चांस। क्या है? इक्वल चांस। क्योंकि हर एक को इक्वल चांस हम देते हैं। आप लोग कमेटी, आप लोगों में से किसी ने किए हैं कमेटी, जिसको हम कहते हैं ना, पैसे इकट्ठे करते हैं और मंथली फिर उसको उसके कुरानदाजी के थ्रू किसी के नेम आ जाते हैं, तो किसी को जनवरी में मिलते हैं, किसी को फरवरी में, किसी को मार्च में। तो सबको इक्वल चांस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो सैंपल रैंडम सैंपलिंग में हम ज्यादातर क्या करते हैं? कुरानदाजी के थ्रू, ठीक है, हर एक को इक्वल चांस मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है क्या? देख, जिस तरह कर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अपनी बात करते हो ना आप लोग, 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो हर ऑप्शन 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसके करेक्ट होने की चांसेस कितने हैं? कि ऑप्शन ए करेक्ट है 25%, बी का कितना है, और सी का क्या है, और डी का। तो सबको इक्वल चांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह इसको कहते हैं सैंपल रैंडम सैंपलिंग। अब मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ चुके होंगे ना, कुरानदाजी याद रखिए उसमें, सही है। दूसरा क्या है? दूसरा मेथड है सब टाइप सिस्टमेटिक सैंपल रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग भी आप उसको सैंपलिंग कहते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, सिस्टमेटिक। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं सिस्टमेटिक में? सिस्टमेटिक में हम ये करते हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको हम डिवाइड करते हैं सैंपल पे। एन, ये जो कैपिटल एन है ना, इट्स यूज फॉर द पॉपुलेशन, डिवाइड बाय स्मॉल एन, ये जो स्मॉल एन है ना, इट इज यूज फॉर द सैंपल। तो एन डिवाइड बाय एन। इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जी? 100 है। मुझे उससे सैंपल लेने हैं, कितने सैंपल ले लो मैं उससे? 10। 10 पे डिवाइड करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 10। अब इस 10 का मतलब क्या है? अब मैं ऐसा करूंगा ना कि हर 10वां स्टूडेंट्स में सेलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? हर 10वां स्टूडेंट्स में सेलेक्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या नाम है आपका? यस, आसमा। तो इस लाइन में से मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? आसमा को। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट्स योर नेम? काशिफ। तो फिर मैं काशिफ को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10 उमेरा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से उमेरा को सेलेक्ट करूंगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोमान अली को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हर 10 पहले मैं पॉपुलेशन को डिवाइड करूंगा सैंपल पे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अगर वो 7 है तो मैं हर 7 स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा, अगर 3 है तो हर 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा, अगर 5 है तो आई विल सेलेक्टिंग फ्रॉम 5। सही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह मैं सेलेक्ट करूंगा। फिर समझ में आ रही है आपको? आप यहां पे एक इतराज हो सकते हैं कि इसमें भी मैं अपनी मर्जी के स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकता हूं ना। जो लोग मुझे चाहिए मैं हर 10 नंबर पे उसको खड़ा कर दूं। सही है, क्योंकि 10वां सेलेक्ट करना है ना, तो जो लोग मुझे चाहिए हर 10 नंबर पे उसको बैठा दूंगा। सही है, तो फिर ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर जाऊंगा सैंपल रैंडम सैंपलिंग को, और इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये भी एक टाइप है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें मैं कुरानंदाजी करूंगा 1 से लेकर 10 तक। सही है, मैंने स्टूडेंट्स बैठा दिए है ना, ये सारे स्टूडेंट बैठ गए हैं। अब हो सकता है कि उसमें मुझे पहले से मुझे पता था कि मेरी पॉपुलेशन 100 है और मैं 10 जो है सैंपल लेना चाह रहा हूं, तो हर 10वां मेरा मतलब सैंपलिंग होगा। ठीक है, तो मैंने क्लास में अपनी मर्जी से लोगों को बैठा दिए हैं, हर 10 नंबर पे मैंने उन स्टूडेंट्स को बैठाया है जो मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, या जो रिसर्चर हैं वो सैंपल रैंडम करेंगे। वो क्या करेंगे, वो एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये लिख देंगे। सही है, उसकी पर्ची बनाएंगे, फिर किसी स्टूडेंट को उठाएंगे, आप उठ जाए, यहाँ पे आई, उससे एक पर्ची निकालें। जब उसने पर्ची निकाले ना, तो उसमें क्या निकल आया, 4। क्या निकल आया, 4। अब मैं हर 10 लूंगा, हर 10वां स्टूडेंट लूंगा, लेकिन स्टार्ट कहां से करूंगा, 4 से। ये 1, 2, 3, 4 को छोड़ दे, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले मेरे पास कौन आ रही थी, आसमा। अब कौन आ रहे हैं, जेशान। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गई। देख, मैंने अपनी मर्जी से बैठाया था ना, मैंने अपनी मर्जी से इस स्टूडेंट को बैठाया हुआ था, लेकिन जैसे कुरानंदाजी में ये चेंज हो गया ना, अब मेरी जो प्लानिंग थी वो खत्म हो गई। समझ में आ गई? तो अब मैं हर एक को इक्वल चांस दे रहा हूं ना। ये 1 पे भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो जो सिस्टमेटिक है उसका सिंपल फार्मूला है n डिवाइड बाई n। पॉपुलेशन को डिवाइड करें, सैंपल पे आपके पास जो आएगा उसमें से आप स्टार्ट करें। लेकिन वहां पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे किसी ने मतलब कोई डिसेप्शन की होंगे, तो फिर आप उसको सैंपल रैंडम पे पहले जाए, उसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? 3 नंबर पे क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्या है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। एक जो स्ट्रेटिफाइड है ना, ये स्ट्रेटम से निकला है। किस चीज से निकला है, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब क्या है, ग्रुप। एक ग्रुप को कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं, एक टोले को कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेटम। ठीक है, तो जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है ना, इसमें हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड, जो हमारे पॉपुलेशन है, सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं इन स्ट्रेटम में, स्ट्रेटा, उसके हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और फिर हर ग्रुप में से हम सैंपलिंग लेते हैं। किस तरह, अगर मैं सेटिस्फेक्शन लेवल को मालूम करना चाह रहा हूं, एक हॉस्पिटल में पेशेंट की सेटिस्फेक्शन लेवल को मैं मालूम करना चाह रहा हूं। ठीक है, मुख्तलिफ वार्ड में, मेडिकल वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, आईसीयू है, इमरजेंसी है, जो भी है। ठीक है, आईसीयू है, सीसीयू है, एचडीयू है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं पेशेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल को मालूम करना चाह रहा हूं। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्ट्रेटम बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए टोटल 100 सैंपल मुझे चाहिए, तो मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल में से 100 सैंपल नहीं लूंगा। क्यों, हो सकता है कि मैं आईसीयू की पेशेंट से डेटा ले लूं, तो वहां पे तो 1:1 केयर मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो सारे सेटिस्फाइड हो।
लेकिन अगर मैं मेडिकल सीड ले लूं तो हो सकता है वो सेटिस्फाइड ना हो। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटम बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा कि हमारे पास मेडिकल वार्ड है, ये हमारे पास सर्जिकल है, ये आईसीयू है, ये इमरजेंसी है, ठीक है। और इसी तरह आप ये आपके पास गायनी वार्ड है, मुख्तलिफ से आपने डाटा ले ली। तो ये कितने स्ट्रेटम आपने बना दी? 5। सैंपल कितने हैं? 100। तो हर एक ग्रुप से मैं कितना सैंपल लूंगा? 20, 20, 20, 20 और 20, सबकी इक्वल नुमाइंदगी होंगे। लेकिन पहले मैंने उसको ग्रुप में डिवाइड किया, मुख्तलिफ ग्रुप में। या फॉर एग्जांपल इसको और भी आप उसमें कर सकते हैं, और भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जो है 10 मेल है और 10 फीमेल है। इसको मैं फर्दर भी ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं, एज से, एज कि इसमें यंग कितने हैं और ओल्ड कितने हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप बना देना और हर एक को इक्वल नुमाइंदगी देना, सही है। अगर आप पाकिस्तान के बारे में किसी से कोई भी करना चाह रहे हैं ना, कंट्रीज के बारे में कोई, तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम तो नहीं रहते ना। पाकिस्तान में मुस्लिम के अलग ग्रुप बनाएंगे और जो गैर मुस्लिम है उसके अलग ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कैसे मुस्लिम अलग कर दे, हिंदू अलग कर दे, क्रिश्चियन अलग कर दे, मुख्तलिफ जितने भी आपके पास रिलीजियस है सबको अलग अलग कर दे, फिर हर एक से आप डेटा ले लें। तो स्ट्रेटम जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, क्योंकि हम इक्वल नुमाइंदगी, फॉर एग्जांपल ये क्लास है ना, और इस क्लास में मैं आप लोगों के वेट या जो भी मालूम करने हैं, तो इस क्लास में 2 टाइप की पॉपुलेशन है, एक हमारे पास है मेल और एक हमारे पास है फीमेल। अगर मैं इस क्लास में से सिर्फ मेल को ले लूं तो क्या ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं करते ना। या अगर मैं सिर्फ फीमेल को ले लूं तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे। और हमने कहा कि सैंपल जो है इट मस्ट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी स्ट्रेटअप बना दूंगा। एक मैं बना दूंगा मेल की, एक मैं बना दूंगा फीमेल की। फीमेल की अपनी नुमाइंदगी होंगे, मेल की अपनी नुमाइंदगी होंगे, और दोनों से फिर मैं सैंपल को सेलेक्ट करूंगा। समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, 4 नंबर पे क्या है? क्लस्टर। क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग। एक जो क्लस्टर सैंपलिंग है ना, इसमें जो आपकी पॉपुलेशन है इसको आप डिवाइड करते हैं सबसे पहले क्लस्टर में, ठीक है, और फिर उसमें से आप सैंपलिंग करते हैं। एक बात याद रखें कि जो क्लस्टर सैंपलिंग है ना, ये अक्सर हम मैपिंग से करते हैं। किस चीज से? मैपिंग से। हमारे पास मैप होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये केपी के, अगर हमारे पास एक मैप है केपी की, ठीक है, केपी के एक मैप है, इसमें मैं स्टडीज करना चाह रहा हूं हॉस्पिटल में जो नर्सेस है, ठीक है, कि कितने जो नर्सेस है वो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल मालूम करना है, जो भी करना है। तो सबसे पहले मैं मैप में देखूंगा कि ये हमारे पास क्या है, केपी, इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर इस डिस्ट्रिक्ट में मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्टडीज करने हैं, टोटल कितने हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल 50 हॉस्पिटल है केपी में, ठीक है। 50 में से मुझे 10 या 5 हॉस्पिटल को मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 5 हॉस्पिटल मैं कहाँ पे सेलेक्ट करूँ? फॉर एग्जांपल मुझे सेलेक्ट करना है कि उनके DHQ हॉस्पिटल अगर मुझे लेने हैं तो 5 डिस्ट्रिक्ट को मुझे सेलेक्ट करने होंगे ना। वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट होंगे? फॉर एग्जांपल मलकन डिवीजन में मैं करता हूँ कि एक दीर अपर है, एक दीर लोअर है, ठीक है, हमारे पास शंगला है, स्वात है, ठीक है। ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। हर डिस्ट्रिक्ट में से मैं एक एक हॉस्पिटल को लूंगा। तो इसको कहते हैं क्लस्टर। सबसे पहले आप क्लस्टर बना दें, सही है। मैप के थ्रू आप सेलेक्ट करें, मुझे यहाँ पे स्टडीज करने हैं, यहाँ पे एक डॉट बना दे, क्लस्टर बना दे, ठीक है। इसमें कितने हॉस्पिटल मुझे चाहिए, तो इसको कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, सही है, क्लियर। एक और टाइप भी है उसकी मल्टी स्टेज, लेकिन मल्टी स्टेज ऑलरेडी मैं आपको बता दे चुका हूं कि एक से ज्यादा टेक्निक को आप एक साथ यूज करेंगे तो मल्टी स्टेज। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा है? जिसमें आप हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं देते, सही है। उसमें भी सब टाइप है।
एक हमारे पास है कन्वीनियंट या कन्वीनियंस, सही है। कन्वीनियंस या कन्वीनियंट, ठीक है। कन्वीनियंट का मतलब क्या है? कन्वीनियंस के जो इजीली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, आप उससे डाटा ले लें। कन्वीनियंट क्या है? जो इजीली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, आप उससे डाटा ले लें। फॉर एग्जांपल इसी क्लास में मैं टीचिंग कर रहा हूं, सही है। मैं रिसर्च कर रहा हूं स्टूडेंट्स के कि स्टूडेंट कौन सी चैलेंजेस और इशू जो है उसको फेस करते हैं, कौन से ऐसी चैलेंजेस है या इशू है जो स्टूडेंट उसको फेस करते हैं, उस पर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूं। अब इसी क्लास में मैं टीचिंग कर रहा हूं। अब मेरे सामने 100 स्टूडेंट है, मेरा सैंपल साइज है 50। मैं कहीं और क्यों जाऊं? ये सबसे इजी है मेरे लिए, सबसे एक्सेसिबल है, इजीली मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। मैंने इस क्लास में 50 क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आप लोगों से मैंने डाटा ले लिया। कितने आसानी से मुझे सैंपल मिले, ठीक है। लेकिन क्या मैंने हर स्टूडेंट्स को इक्वल चांस दिया इस कॉलेज में जो है? नहीं दिया ना। हो सकता है कि आप लोगों की जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान हो सकता है कि आप न्यूली आए हो तो आप हनीमून पीरियड में हो, ठीक है, कल्चर शॉक में जिसको हम कहते हैं, खुश हो आप लोग। लेकिन मैं सीनियर से अगर डेटा ले लूं तो उसने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस की होंगे ना, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो 1000 चैलेंजेस आपको बताएंगे कि ये चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है, लेकिन आप तो नहीं बता सकते, आप तो न्यू हो। तो क्या ये गुड रिप्रेजेंटेटिव है? क्या मैंने सबको इक्वल चांस दे दिया? नहीं दिया ना। जब इक्वल चांस नहीं दिया तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? दूसरा मतलब जो इजीली अवेलेबल हो उससे डाटा ले लो। सिंपली उसको उर्दू में आप लिख सकते हैं कि जो भी मिले उससे डाटा ले लो। फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेयर के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है, ठीक है। आप हर एक के पीछे जाओगे और कोई कहते या नहीं। आप एक जगह पे जाए, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राउड है, एक जगह पे मैच देख रहे हैं, आप 100 लोगों से पूछना चाहते हैं कि बेस्ट प्लेयर कौन है। आप उससे क्राउड में सबसे पूछ ले भाई बेस्ट प्लेयर कौन है, वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगी, ठीक है, जो आसानी से आप अवेलेबल है और आपको मिल जाए। क्लियर? दूसरा क्या है? कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम क्या है? ये देख, जो प्रोबेबिलिटी है ना, एमसीक्यूज में अक्सर एक एमसीक्यूज आते हैं कि प्रोबेबिलिटी की कोटा सिस्टम क्या है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या है? दिस इज द कोटा सिस्टम फॉर द प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसमें इक्वल चांस होते हैं ना। लेकिन कोटा सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा कि पाटा के लिए अलग कोटा है ना। एमबीबीएस सीट में भी कोटा होता है या नहीं होता? अभी जो फेडरल कमीशन है उसमें नर्सिंग की जॉब आई हुई है, आप उसमें देख लें, उसमें है कि 3 फॉर केपी, 2 फॉर बलूचिस्तान, 5 फॉर पंजाब और इसके अलावा ओपन मेरिट। जो ये 3 है ये क्या है? कोटा सिस्टम है। तो क्या कोटा सिस्टम में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं मिलते ना। केपी को 3 सीट दी है, बलूचिस्तान को 2 सीट दी है, पंजाब को 5 सीट दी है और ओपन उससे भी ज्यादा है। तो क्या ये इक्वल नुमाइंदगी है? नहीं है ना। जिस तरह पहले हम यहाँ पे जो नर्सिंग होते थे ना, तो नर्सिंग में एडमिशन का रेशो क्या था आप लोगों को पता है? 1:10। मतलब 10 स्टूडेंट्स को लेना था तो उसमें 9 फीमेल होंगे और 1 मेल, ठीक है। जब हम एडमिशन कर रहे थे केएमयू में तो 50 सीट थे एट दैट टाइम, और उसमें से 5 मेल के लिए थे और 45 फॉर द फीमेल। तो इसको कहते हैं कोटा सिस्टम। तो क्या दोनों को इक्वल नुमाइंदगी मिला था? यहाँ पे एक 5 और दूसरी जगह पे 45, तो एक ह्यूज डिफरेंस है ना, इक्वल तो नहीं मिल रही। तो इसको कहते हैं कोटा सिस्टम। तो कोटा सिस्टम में आप हर एक को इक्वल नुमाइंदगी नहीं देते। क्लियर? तीसरा क्या है? स्नोबॉल। स्नोबॉल, इसका दूसरा नाम है नेटवर्किंग। स्नोबॉल आप लोगों ने कभी देखा है? अभी तो इतना ज्यादा स्नो नहीं होता ना, बर्फ में से एक छोटा बाल हम बना देते थे, ठीक है। फिर इसको जितना आप उसको रोल करते जाते थे तो एक बड़ा
बाल उससे बन जाता था, उसको कहते हैं स्नो बॉल। एक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? मैंने उसके साथ कांटेक्ट की, उसने इसके साथ कांटेक्ट की, इसने उसके साथ कांटेक्ट की, तो एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्किंग। ये सैंपलिंग कब हम यूज करते हैं? जब हमारे पास रेल या यूनिक केसेस होते हैं या रेल पॉपुलेशन होते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन होते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन में यूज होते हैं ये सैंपलिंग। किस चीज में? इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस वाले क्या करते हैं पता है? एक चोर को सिर्फ पकड़ लेते हैं, एक चोर को। वो फिर कहते मैं अकेला नहीं था, मेरे पास तो वो दूसरा बंदा भी था। वो फिर उसको पकड़ लेते, वो कहते मैं नहीं था, मेरे साथ तो एक और भी था। तो एक स्नोबॉल बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, ठीक है। नर्सिंग में हम कब करते हैं? आप किसी एक डिजीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। अब आपके पास लीवर ट्रांसप्लांट के कितने पेशेंट होंगे आपको पता ही नहीं है ना। आपके इलाके में एक पेशेंट है लीवर ट्रांसप्लांट के, आप उसके पास जाते हो, वो कहेंगे कि देख जब मेरी सर्जरी हो रही थी ना, तो फला एरिया के एक और पेशेंट भी मेरे साथ एडमिट था। आप उसके पास जाते हो, वो कहते हैं कि जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो एक और पेशेंट भी एडमिट था, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि बहुत रेल पॉपुलेशन है, आप इसके एक नेटवर्क बना रहे हो। एक पेशेंट आपको दूसरे के बारे में बताया, तीसरे के बारे में, और आप सबके पास जाके आप उससे डेटा कलेक्ट करते हो। तो इसको कहते हैं नेटवर्किंग या स्नोबॉल, और इसका दूसरा नाम क्या था? इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। एक और मेथड है, उसको हम कहते हैं पर्पसिव। पर्पसिव सैंपलिंग। जो पर्पसिव सैंपलिंग है ना, इसमें हम डेलिबरेटली सिलेक्शन करते हैं, जानबूझकर लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं। उन लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिव, हमारी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके साथ रिलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टडीज करना चाह रहा हूं किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लें, आप कोई साइंटिस्ट ले सकते हैं, आप कोई पॉलिटिकल पर्सन ले सकते हैं, आप कोई टीचर ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर ले लें, आप अपने एक टीचर के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। आप किससे पूछते हैं कि इसकी टीचिंग मेथड कैसे है, सही है। आप बाजार में जाते हैं और किससे कहते हैं यार फलां जो टीचर है उसकी टीचिंग मेथड कैसे है, तो आपको क्या बताएंगे? उसने कभी जिंदगी में उसकी क्लास नहीं ली है, वो आपको क्या बताएंगे? तो डेटा आप किससे लोगे? डेटा आप उससे लोगे जो उसके बारे में जानता हूं या जानते हो, सही है, क्लियर। मैं एक क्रिकेट के ऊपर फॉर एग्जांपल रिसर्च करना चाह रहा हूं, और मैं एक ऐसी इंडिविजुअल से डेटा लेता हूं जिसने जिंदगी में क्रिकेट देखी नहीं, और मैं उससे पूछ रहा हूं कि आप मुझे इस प्लेयर के बारे में बता दिए, कैसे प्लेयर है वो, कहेंगे पहले मुझे बता दिए है कौन, सही है। तो पर्पसिव सैंपलिंग में आपके माइंड में एक खास पर्पस होते हैं कि मैं इस सैंपल को मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, सही है। आप अगर किसी भी पेशेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रेगनेंसी के ऊपर आप स्टडीज करने चाह रहे हैं कि एट दैट टाइम जो पेशेंट है उसकी फीलिंग क्या होते हैं या उसके एक्सपीरियंसेस क्या है। आप एक मेल के पास जाते हो और आप उससे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम आपकी फीलिंग कैसे होते हैं, तो क्या एक्सेसिबल, क्या ये सेंसिबल है? क्योंकि मेरे माइंड में एक पर्पस, अगर मैं फीमेल को सेलेक्ट करना चाह रहा हूं तो वो फीमेल को जो मैरिड फीमेल हो, जो प्रेगनेंसी से कम से कम एक टाइम गुजर चुके होंगे, सही है। इसीलिए क्योंकि मेरी माइंड में होगा एक पर्पस कि मैं इस सैंपल को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इसमें मैं प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकता। प्रोबेबिलिटी तो मुझे ये कह रही है कि आप दोनों को इक्वल चांस दे दो, मेल और फीमेल को, सही है। तो इसमें मैं इक्वल चांस दे सकता हूं? नहीं दे सकता। तो ये 4 टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी की। आप समझ में आ गई, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी कब करोगे और नॉन प्रोबेबिलिटी कब करोगे, आपकी स्टडी डिजाइन ये डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्वालिटेटिव स्टडीज करने हैं तो क्वालिटेटिव स्टडीज में हम ज्यादातर, बल्कि हमेशा, आप कौन सी स्टडीज को कलेक्ट करते हो? नॉन प्रोबेबिलिटी को। किस चीज को? नॉन प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस देखना चाहता हूं, सही है। अगर वो एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे इंडिविजुअल जो जेल में उसने टाइम गुजारे है और उससे ये डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि मतलब जेल के माहौल किस तरह होते हैं, ठीक है।
तो क्या आप कौन से पेशेंट को सेलेक्ट करोगे? जो जेल जा चुके होंगे ना, हर एक इंडिविजुअल को तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्वालिटेटिव स्टडी में मोस्टली हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम प्रोबेबिलिटी। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब क्वेश्चन ये है ना माइंड में कि मैं कितना सैंपल साइज ले लूं जी, सैंपल साइज मेरी कितने होनी चाहिए? सैंपल साइज, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। इस क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स है वो है 100, मैं उससे कितना सैंपल ले लूं जी? 10? क्यों मैं 10 ले लूं? 15 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? किस तरह मैं सैंपल साइज को कैलकुलेट करूं और कितना सैंपल साइज मैं ले लूं जी? अपनी मर्जी से ले लूं। देख, एक तो यह है ना कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपके सैंपल साइज के ऊपर उसका इफेक्ट है, एक हम उसको डिस्कस करेंगे और एक हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। आजकल तो एडवांस दौर है, आप गूगल पे जाएं, वहां पे डिफरेंट टाइप के सैंपल साइज कैलकुलेटर है, वहां पे एक राउ सॉफ्ट कैलकुलेटर है, राउ सॉफ्ट सैंपल साइज कैलकुलेटर, एक है जी पावर सैंपल साइज कैलकुलेटर। आप उसमें अपना पॉपुलेशन दे दे, कितना मेरा पॉपुलेशन है, इतना मेरा एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन रेट है, इतना मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इतना मेरा मार्जिन ऑफ एरर है, वो आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। सही है? लेकिन आपने खुद से भी कैलकुलेट करना है। ये तो मैं एडवांस दौर की बात कर रहा हूं कि आप राउ सॉफ्ट जाए, ये चीजें आप दे दे, आपको आ जाएंगे आपके पास। लेकिन नहीं, आप किस तरह कैलकुलेट करोगे? मैनुअली। ठीक है, तो इसका फार्मूला है, एन का मतलब क्या है मैंने पहले बता दिया, सैंपल साइज, सैंपल की बात हो रही है, इज इक्वल टू जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शंस मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पी डिवाइड बाई मार्जिन ऑफ एरर स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास सैंपल साइज कैलकुलेशन फार्मूला है। ये जी स्कोर क्या है, प्रोपोर्शन क्या है और अल्फा क्या है। ठीक है, इस पे हम ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एंड यूर बाय स्टैटिस्टिक तो फिर आपको समझ में आएंगे। सही है? देख, जब भी आप कोई क्लेम करते हैं ना, जब आप कोई क्लेम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस क्लास की जो एवरेज वेट है वो 70 kg है, सो इट्स योर क्लेम है ना, आप ये दावा करते हैं ना कि इस क्लास में जो स्टूडेंट्स है इसकी एवरेज वेट कितने हैं, 70 kg है। लेकिन कितने परसेंट आप श्योर हो, कितने परसेंट आप श्योर हो कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो ठीक है? कितने परसेंट श्योर हो? उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टडीज में मोस्टली हम 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं, 90%, 95% एंड 99%। ये हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं। जब भी मैं एक क्लेम करता हूं ना तो मैं कहता हूं कि आई एम 90% श्योर कि इस तरह है, आई एम 95% श्योर कि इस तरह है, आई एम 99% श्योर कि इस तरह है। ये है, दिस इज माय कॉन्फिडेंस इंटरवल। 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं हो सकता। कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि 100% आज बारिश होंगी। ठीक है, वो कुछ ना कुछ। आप देख, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। क्या कहते हैं उसको? CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, 90%, 95 और 99। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर एग्जामिनर ने नहीं दी है तो आप हमेशा सेलेक्ट करोगे 95% को। सही है? क्योंकि 90% बहुत वीक है। अगर मैं आपसे कहूं यार 1% चांसेस है कि कल बारिश हो, क्या आप मेरी बात को सुनोगे? कि ये तो मुझे भी पता है कि बारिश हो, और 100% मैं नहीं कह सकता। दिस इज गुड 95%।
इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये अल्फा क्या है, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। अगर आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो कितने परसेंट मार्जिन ऑफ एरर है? 10%। 95% है तो कितने परसेंट मार्जिन ऑफ एरर है? 99 तो कितने परसेंट है? 1। इसका मतलब यह है कि देयर इज चांस फॉर एरर, इसको कहते हैं चांस ऑफ एरर भी उसको कहते हैं, चांस ऑफ एरर। क्योंकि 95% मैं श्योर हूं लेकिन स्टिल 5% मैं श्योर नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो क्लेम कर रहा हूं कि इस क्लास की वेट 70 kg है वो 100% 70 kg होंगे। अगर वो 70 kg नहीं रहा तो मैं सेफ हूं। मैंने कहा था कि भाई 95% मैं श्योर हूं, 5% स्टिल मैं कंफ्यूज था, मैं श्योर नहीं था। तो जो आप कह रहे हैं कि नहीं है इसलिए नहीं है कि 5% तो मैंने कहा था कि नहीं है, तो दिस इज योर सेफ साइड। क्लियर? अब ये जी स्कोर को हम कैसे निकालेंगे? ये कॉन्फिडेंस इंटरवल से हम निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे ये आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है? पी, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन। देख, अगर मेरी सैंपल साइज है 50, मैं सब में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर लूं तो क्या रिस्पांस रेट सेम आएगा? नहीं आएगा ना। ये लाजमी नहीं है कि 50 लोग मुझे रिस्पांस करें। हो सकता है 50 लोगों में से 25 वापस रिस्पांस करें, हो सकता है 30 रिस्पांस करें, हो सकता है 40 रिस्पांस करें। तो दिस इज योर प्रोपोर्शन रेट। 1 माइनस पी का मतलब क्या है कि जब पी से आप 1 से पी को, क्योंकि हमने कहा ना 100% से ज्यादा नहीं हो सकते ना, तो 100 से अगर आपकी जो प्रोपोर्शन है 50% अगर प्रोपोर्शन है तो आपके पास 50 आ जाएंगे। ठीक है। और अल्फा मैंने आपको कहा कि 95% है तो आपका अल्फा होंगे क्या? 5, लेकिन इसको परसेंटेज से निकालना है, डिवाइड बाई 100 तो 0.5 होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? 0.5। एक बात याद रखिए कि प्रोपोर्शन अगर दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो फिर हम उसको 50% लेते हैं। कितने परसेंट लेते हैं? 50%। रिस्पांस रेट हम 50% हमेशा रखते हैं। 50% को अगर परसेंटेज से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 हो गया। अब 1 माइनस पी, 1 से आप पी आपके पास क्या है? 0.5 है। 0.5 को माइनस करें तो 12 भी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। देख जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.5 0.25 हो जाएंगे ना। ठीक है, और ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर में है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 0.025 बन जाएंगे, 0.0025 बन जाएंगे ना। अब ये जी स्क्वायर को किस तरह हम निकाल सकते हैं? हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 95। अगर आपके पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, बेल शेप बनाएंगे, यहां से लेकर यहां तक आपके पास 100 है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहां पे हो, 95 है ना, यहां तक हो, लेकिन यहां से जो है ना ये, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे है। तो पहले मैं 95 को क्या करूं? 2 पे डिवाइड करूंगा, 95 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4750। क्या आ जाएंगे? 95 को कर ले, 25 आ जाएंगे। 47, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो एरिया हम बनाते हैं ना उसमें इसको आप पहले परसेंटेज से निकालें, 95 को निकाले परसेंटेज से तो ये 0.95 आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये 0.475 आ जाएंगे, और 0 आप उसके साथ ऐड करते हो क्योंकि 4 ही से हमें चाहिए। फिर हमारे पास होता है जी टेबल। क्या होते हैं? जी टेबल। जी टेबल में जब मैं इस एरिया को देखूंगा ना, ये 74750, तो इसके सामने लिखा होगा 1.96। सो दिस इज द जी स्कोर। ये अभी आप लोग जब तक आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ोगे यू विल बी कंफ्यूज, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसकी कितना है। ठीक है, तो देख आप इसको फार्मूले में फिट करें, n इज इक्वल टू 1.96
होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.25 डिवाइड बाई 0.0025। इसको अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, आप इसका स्क्वायर ले लें, 1.96 की स्क्वायर ले लें, 3.8416 मल्टीप्लाई बाई 0.25 कर लें, 0.9 ये है, और डिवाइड करें 0.0025 पे, थ्री 38416। तो आप कह सकते हैं कि 385 ये आपके पास सैंपल साइज है। सही है, ये क्या है आपके पास, सैंपल साइज है। तो आप सैंपल साइज को इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं राव सॉफ्टवेयर के थ्रू या जी पावर कैलकुलेटर। सही है, लेकिन ये सैंपल साइज का क्या है, फार्मूला है। क्लियर। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सैंपल साइज पे इफेक्ट करते हैं, आपके ख्याल में कौन से फैक्टर है जो सैंपल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जी? पुअर सिलेक्शन नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास 385 सैंपल साइज आया ना। अब कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं जी? फैक्टर इफेक्टिंग सैंपल साइज, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, बता सकते हैं कोई? फैक्टर इफेक्टिंग सैंपल साइज, देख सबसे पहले आपके पास क्या है, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा बनेंगे, पॉपुलेशन कम है तो सैंपल साइज ज्यादा कम बनेंगे। दूसरा क्या है, स्टडी डिजाइन। देख अगर आपके पास क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन है तो सैंपल साइज हमारे पास अक्सर हमारे पास 10 to 15 है अक्सर, क्योंकि जो क्वालिटेटिव सैंपल साइज है ना, इट्स डिपेंड ऑन डेटा सिचुएशन। मैं इस क्लास में आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपको कौन सी चैलेंजेस और इशू हैं, ठीक है? अगर मैं इस स्टूडेंट से पूछ लो तो हो सकता है ये बताएंगे कि क्लासेस सही नहीं हो रहे या पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, और भी 2-3 कंप्लेन करेंगे। मैं दोबारा स्टूडेंट से पूछूंगा तो ये कुछ और कहेंगे, इससे पूछूंगा, लेकिन अगर 10-12 लोगों से मैं पूछ लूंगा ना, फिर वही चीजें रिपीट होंगे, न्यू इंफॉर्मेशन नहीं आएंगे, जो चैलेंजेस थे वो खत्म हो चुके होंगे, फिर वही रिपीटेशन होंगे कि क्लासेस की इशू है, मल्टीमीडिया की इशू है, इलेक्ट्रिसिटी की इशू है, वाटर की इशू है, हॉस्टल की इशू है, कैंटीन की इशू है, ठीक है? तो ये सारे रिपीट होंगे बार बार, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ। सही है, तो ये जो 10 to 15 है ना, इस पे डेटा सिचुएशन हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन है तो सैंपल साइज क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, लेकिन अगर क्वांटिटेटिव सैंपल डिजाइन है तो सैंपल साइज ज्यादा होंगे, क्योंकि उस पर डेटा सिचुएशन नहीं होता। क्लियर। तो स्टडी डिजाइन उसके ऊपर इफेक्ट करता है। और टाइम, अगर 3 मंथ में आप लोगों से मैं रिसर्च करवा रहा हूं तो आप ज्यादा सैंपल साइज लोगे तो 3 मंथ में आप कर सकोगे, नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, फाइनेंशियली कॉस्ट, अगर ज्यादा सैंपल साइज लोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएंगे, उस पर एक्सपेंसिव। रिसोर्सेज, अगर सैंपल साइज ज्यादा है आपके तो ज्यादा इनफ रिसोर्सेज की जरूरत होगी ना हर चीज के लिए, तो क्या आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इफेक्ट करते हैं आपके सैंपल साइज के ऊपर। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? 3 टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, बल्कि 4। सबसे पहले हमने कहा कि पॉपुलेशन क्या है, फिर हमने कहा कि सैंपल क्या है,
इसके बाद हमने सैंपलिंग टेक्निक की बात की कि किस तरह हम सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने सैंपल साइज की बात की कि किस तरह आप सैंपल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो सैंपलिंग के ऊपर इसका इफेक्ट है, क्लियर, सैंपल साइज के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटीज। क्या है? प्रोबेबिलिटीज।